लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था केंद्रीय बैंक, जिसका एक और नाम था भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में बोले तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हमने उसका अर्थ पढ़ लिया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुई, उसका राष्ट्रीयकरण कब और कैसे हुआ, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीआई, है ना। मैं कभी केंद्रीय बैंक लिख दूंगा, कभी आरबीआई लिख दूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, सब एक ही बात है। केंद्रीय बैंक के उद्देश्य, कि केंद्रीय बैंक की जो स्थापना हुई, उस स्थापना का कारण क्या था, उसका पर्पस क्या था, है ना। तो एक कारण तो हमको पता था कि जब मीटिंग हुई थी ब्रुसेल्स नामक स्थान पर 1920 में, जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन हुआ था, तब तो यही डिसाइड हुआ था कि भाई केंद्रीय जितनी भी व्यापारिक बैंकें हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए हर देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो केंद्रीय बैंक का एक उद्देश्य तो हमारे सामने सबसे पहले यही आ गया कि व्यापारिक जितनी भी बैंकें हैं उन बैंकों पर क्या करना है, नियंत्रण करने का काम करना है। उसी के मेन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी, है ना। तो हमको देखना है क्या यही एक उद्देश्य है या और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो अब हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहले केंद्रीय बैंक के उद्देश्य की हम बात करें तो जो पहला उद्देश्य है वो था मुद्रा नीति का निर्माण करना, कि देश में किस प्रकार की मुद्रा बननी चाहिए, कितनी मुद्रा बननी चाहिए, इन सब बातों की ध्यान रखने के लिए क्या किया गया, हमने आरबीआई का निर्माण किया गया, मतलब आरबीआई की स्थापना की गई। तो मुद्रा नीति में हमको क्या बताना है कि देश में मुद्रा की मात्रा, मतलब देश में कितने नोट छपने चाहिए, एवं मुद्रा निर्गमन, मार्केट में कितनी मुद्रा फैलनी चाहिए, पर क्या होगा भाई, इसका नियंत्रण होगा। ये पहला उद्देश्य था मुद्रा काय का, आरबीआई की स्थापना का। दूसरा उद्देश्य था जो भी हमारी देश की करेंसी है, जिसका नाम क्या है, रुपए, रुपए के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य पर नियंत्रण। अब देश के रुपए जो चल रहा है उसका आंतरिक और बाह्य मूल्य का मतलब क्या होता है, तो किसी भी देश की मुद्रा का आंतरिक मूल्य मतलब होता है उस देश में उस मुद्रा की क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है। जैसे हमारे देश में 5 रुपए का मूल्य क्या होगा, 5 रुपए। 100 रुपए के नोट का मूल्य क्या होगा, 100 रुपए। लेकिन अगर उसी 100 रुपए के नोट के बाह्य मूल्य की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारे 100 रुपए के नोट की बाहर के देशों में क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है, तो उस पर नियंत्रण रखने की बात होती है। तो रुपए का आंतरिक मूल्य यानी भारत देश में रुपए की वैल्यू, रुपए का बाह्य मूल्य यानी कि विदेश में रुपए की वैल्यू, इस पर क्या करना था, नियंत्रण करने की बात करी थी किसने, आरबीआई ने। तो आरबीआई की स्थापना का दूसरा उद्देश्य क्या हुआ कि रुपए के देश में वैल्यू और देश के बाहर की वैल्यू पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। तीसरा, मुद्रा बाजार का संगठन व नियंत्रण। अब मुद्रा बाजार क्या होता है भैया, पहले तो ये पता होना चाहिए, संगठन यानी बनाना, नियंत्रण यानी नियंत्रित करना। पर मुद्रा बाजार
हमें तो वस्तुओं का बाजार पता है कि भाई कोई वस्तु बाजार में खरीदते बेचते हैं तो वो वस्तु का बाजार होता है। तो मुद्रा बाजार का मतलब क्या ये हुआ कि मुद्रा को बाजार में बेचना और खरीदना, यानी रुपए बाजार में बिक रहे और खरीदे जा रहे। मतलब विदेश की करेंसी ले लो, मान लो डॉलर, तो क्या वो उसको खरीदने और बेचने की बाजार की बात कर रहे हैं? तो यस, हर देश की मुद्रा बिकती है और खरीदी भी जाती है, जिससे हम उसका क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं। तभी तो हम बोलते हैं भाई उदाहरण के लिए जैसे हम बोलते हैं कि उदाहरण में क्या, कि $1, अमेरिका के $1 की कीमत भारत के 70 रुपए के बराबर है। यानी अगर मुझे अमेरिका का $1 खरीदना है तो उसके लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 70 रुपए। तो इसका मतलब मैं डॉलर को, विदेश की मुद्रा को खरीदने बेचने की बात कर रहा हूँ ना। और इसी का उल्टा, कि अगर किसी विदेशी व्यक्ति को 70 रुपए चाहिए भारत के, तो उसे क्या करना पड़ेगा? $1 देना पड़ेगा। तो 70 रुपए खरीदने के लिए वो $1 का भुगतान करेगा। इसका उल्टा हम बोल रहे हैं, $1 खरीदने के लिए हम 70 रुपए का भुगतान करेंगे। तो इसका मतलब डॉलर के खरीदने बेचने की, रुपए के खरीदने बेचने की बात हो रही है। और इसी बाजार को क्या बोलते हैं? मुद्रा बाजार। फर्क बस इतना होता है कि वस्तु का बाजार जो है ऐसे दुकान लगा के बैठ जाते हैं और वस्तु के खरीदने बेचने की बात होती है। लेकिन मुद्रा के बाजार में ऐसे कोई दुकान लेके नहीं बैठ जाता कि बढ़िया डॉलर सजा लिए दुकान पे, ढेरी लगा के बेच रहे, लो भाई डॉलर खरीद लो, डॉलर ले लो। तो ऐसा नहीं होता। इसके खरीदने बेचने की बात कहाँ से होती है? बैंक से। मतलब बैंक के थ्रू ही हम मुद्रा को खरीद और बेच सकते हैं। तो मुद्रा का बाजार कहाँ लगता है? बैंकों में लगता है ना। ऐसे रोडों पे नहीं लगता जैसे वस्तुओं का बाजार लगता है। तो उस बाजार का मतलब कि बैंकों में जो मुद्रा और खरीदने बेचने का काम चल रहा है, उस बाजार को संगठन मतलब इकट्ठा करने की और नियंत्रित करने की बात की है। किसने? आरबीआई ने। ये हमारा तीसरा उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य, देश में जो भी बैंकिंग व्यवस्था है, उस बैंकिंग व्यवस्था का क्या करना? विकास करना। देश में बैंकों की व्यवस्था कम थी, बैंकों की सुविधाएं कम थी, तो उस सुविधा का क्या करना? विस्तार करना। हर क्षेत्र में, भारत के कोने कोने में बैंकें पहुंच जाए, ये उद्देश्य लेके हमने आरबीआई की स्थापना की थी। इसका मतलब क्या होगा कि देश के हर हिस्से में बैंकिंग व्यवस्था लाई जाए। पांचवें नंबर का पॉइंट क्या? व्यापारिक बैंकों पर क्या रखना? नियंत्रण रखना। ये तो मेन उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही था कि व्यापारिक बैंक के कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, सब अपनी मनमर्जियां कर रही हैं, तो उन पर कंट्रोल कैसे लाया जाए? तो उन पर कंट्रोल के काम के लिए ही तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भाई व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसलिए देश में एक सर्वोच्च बैंक की स्थापना होनी चाहिए, हर देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। ये हमने देखे 5 पॉइंट काय के आरबीआई के उद्देश्य के। एक बार फिर से, सबसे पहले तो मुद्रा नीति का निर्माण, यानी देश में कितने नोट छपे, किस तरह हमारे वो देश में फैले, इसकी नीति बनाई जाए। दूसरा उद्देश्य था कि रुपए हमारे देश में क्या वैल्यू है, बाहर क्या वैल्यू है, उस पर नियंत्रण रखा जाए। मुद्रा बाजार का संगठन, यानी मुद्रा का जो लेन देन चलता है, खरीदने बेचने की बात करते हैं, चाहे रुपए की बात करें चाहे विदेशी मुद्रा की बात करें, सबका बाजार लगता है, उसको संगठित और नियंत्रित करने की बात। चौथे नंबर पे बैंकिंग व्यवस्था का विकास, मतलब देश के कोने कोने में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य। और पांचवा, देश में जितने भी व्यापारिक बैंकों हैं सब पर नियंत्रण करने का काम। ये आरबीआई का क्या रहा था? हमारा प्रमुख उद्देश्य रहा था। ठीक, तो ये तो हमने क्या देख लिए? केंद्रीय बैंक या आरबीआई के उद्देश्य। अब हमको देखना है केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई की वर्तमान स्थिति
क्या लिखा हमने पॉइंट, केंद्रीय बैंक या आरबीआई की वर्तमान स्थिति, यानी कि वर्तमान में आरबीआई की क्या कंडीशन है। क्या कंडीशन है मतलब उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा, कहाँ कहाँ उसके ऑफिस है, उसकी पूंजी कितनी है, उसके विभाग कौन कौन से हैं, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके हम बनाएंगे 4 पॉइंट, 4 पॉइंट में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पूंजी, कि आरबीआई के पास कितनी पूंजी है वर्तमान में। तो पूंजी की बात करें तो पूंजी भी दो हिस्सों में बात करेंगे हम। पहली बात करेंगे उसकी तो मेन पूंजी की, और दूसरी बात करेंगे उसके संचय की। संचय समझते हो आप, आपने अकाउंट अगर पढ़ी है तो अकाउंट में आपने पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट में जो भी कंपनी जो भी पैसा कमाती है उस लाभ का कुछ हिस्सा वो अपने पास रोक के रख लेती हैं, जोड़ कर रख लेती हैं कि भाई इनको खर्च नहीं करना है, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। उस जोड़े हुए पैसे को ही हम क्या बोलते हैं, संचय। जिस तरह हम लोग बचत कर करके गुल्लक में पैसे डालते हैं ना, इसी तरह कंपनी और बड़े बड़े जो बिजनेस है वो भी अपने पैसे जोड़ कर रखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, संचय कहा जाता है। यानी हमारा संचय क्या होगा, हमारी बचत, हमारी गुल्लक हमारा संचय है ना। तो पूंजी की बात करें तो पूंजी कितनी है भाई, तो आरबीआई के पास पूंजी है रुपए 5 करोड़। और अगर संचय की बात करें तो आरबीआई के पास संचय मतलब जुड़े हुए पैसे हैं रुपए 150 करोड़। तो आरबीआई की पूंजी कितनी है, 5 करोड़, उसने पैसे जोड़ के कितने रखे, 150 करोड़। बस सर इतना सा पैसा जोड़ा। तो बेटा ये नाम जरूर लिखा है वर्तमान स्थिति, पर आप ये पढ़ रहे हो वही बाबा आदम के जमाने की चीज। बाबा आदम के जमाने की मतलब 1950-55 में जो पैसा था 60 में, वही का वही आपको वर्तमान स्थिति के नाम से पढ़ाया जा रहा है। अभी की तो बात ही मत करो साहब, अब तो अरबों खरबों में है आरबीआई की पूंजी और संचय। पर अगर उस समय की बात करें तो उस समय ये थी। फिर सर वर्तमान स्थिति क्यों लिखा, क्योंकि बेटा तुम्हारी पुस्तक जो चल रही तभी से चल रही वर्तमान स्थिति के नाम से, इसलिए जो लिखा है वही पेपर में आता है, वही हमको पढ़ाना पड़ता है। तो वर्तमान स्थिति हम भले पढ़ रहे हैं, पर ये जो समय है वो कौन सा, 1960 का है। तो 1960 में हम पढ़ रहे हैं वर्तमान स्थिति। तो क्या बताई हमने, पूंजी कितनी है 5 करोड़, संचय कितना है 150 करोड़। पहला हिस्सा हो गया हमारा पूंजी, ठीक है। दूसरा हिस्सा हम बात करेंगे इसके प्रबंध की। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, चल कैसे रही है आरबीआई। तो आरबीआई के अगर संचालन की बात करें तो आरबीआई का जो संचालन होता है वो संचालन होता है केंद्रीय संचालन बोर्ड द्वारा। मतलब कि एक बोर्ड बनाया है जिसमें आरबीआई को पूरा मैनेजमेंट किया जाता है, और उसमें टोटल होते हैं 20 सदस्य। मतलब आरबीआई का जो संचालन बोर्ड बनाया है, केंद्रीय संचालन बोर्ड जिसको हम नाम बोलते हैं, उसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं। और वो 20 सदस्य कैसे हैं तो वो भी देखो। सबसे पहला एक होता है उसमें गवर्नर, उसके बाद 4 होते हैं उसमें उप गवर्नर जिसको हम बोलते हैं डिप्टी गवर्नर। उसके बाद एक होता है इसमें सरकारी अधिकारी जो कि केंद्रीय बैंक नियुक्त करती है। उसके बाद 10 होते हैं इसमें संचालक, और 4 होते हैं इसमें, ये संचालक है, 4 होते हैं इसमें अन्य संचालक। इस तरीके से ये जो 20 सदस्य हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको दी कि वो 20 सदस्य कैसे हैं। 20 सदस्य कैसे, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक सरकारी अधिकारी, 10 संचालक और 4 अन्य संचालक। तो 1 और 4 5 और 1 6 और 10 16 और 4 20, इस तरीके से टोटल सदस्य हुए। जो गवर्नर होता है वो
इस आरबीआई का सर्वोच्च अधिकारी होता है, मतलब सबसे ऊंची पोस्ट इसी की होती है। और आपने नोटों पे अगर देखा हो तो गवर्नर के ही साइन आपको मिलेंगे। कोई भी नोट उठा लो दुनिया का, गवर्नर बदलते रहते हैं, पर जो पोस्ट की हम बात करें तो सबसे ऊंची पोस्ट होती है किसकी? गवर्नर की। वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है आरबीआई का। तो इस तरीके से ये 20 लोगों की कमेटी, 20 लोगों का बोर्ड मिलकर क्या करता है? प्रबंधन यानी संचालन का काम करता है। किसका? आरबीआई का। ये तो आपने क्या देख लिया? प्रबंधन। अब हम आ जाते हैं प्रबंधन के बाद उसके कार्यालय पे, कि आरबीआई का कार्यालय कैसा है। तो आरबीआई के कार्यालय को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे मुख्य कार्यालय की, कि आरबीआई का मुख्य कार्यालय, और उसके बाद बात करेंगे अन्य सहायक कार्यालय की। तो मुख्य कार्यालय आरबीआई का कहाँ है भैया? मुंबई में। एक नंबर का वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में, ट्रू फॉल्स में, या कहना चाहिए सत्य असत्य, किसी भी तरीके से या खालिस्तान में आ जाता है कि आरबीआई का प्रधान, मुख्य मतलब प्रधान है ना, मुख्य भी बोल दो, इसको क्या नाम से बोलते हैं? प्रधान भी बोलते हैं, मतलब मेन। तो मेन ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। और अन्य ऑफिस कहाँ है? तो जितनी भी आपकी मेट्रो सिटी है, कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, फिर कोलकाता, चेन्नई, ये आपके क्या है? अन्य सहायक कार्यालय हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये मेन ऑफिस है और यहाँ पर उसकी ब्रांचेस हैं, है ना। इतना ही नहीं, और भी हैं। चेन्नई के बाद आप कानपुर, नागपुर की बोलो तो कानपुर हुआ, फिर नागपुर हुआ, ग्वालियर हुआ, हैदराबाद हुआ। इन जगहों पर इसकी और भी ब्रांचेस हैं। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आरबीआई केंद्र सरकार से परमिशन लेके इंडिया के किसी भी एरिया में अपनी एक ब्रांच खोल सकती है। ब्रांच है ना, कि आरबीआई का मेन ऑफिस, हेड ऑफिस तो यहाँ है ना। का इसको क्या बोलते हैं? प्रधान कार्यालय को एक और नाम होता है हेड ऑफिस, एचओ बोलते हैं शॉर्ट में। और ये सब क्या होते हैं? उसकी ब्रांचेस। तो ब्रांचेस इतनी हैं, और भी कई एरियो में वो जहाँ चाहे वहाँ खोल सकती है। लेकिन अगर किसी एरिया में आरबीआई की ब्रांच नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर किसी एरिया में आरबीआई की ब्रांच नहीं है तो वहां पर क्या होगा भैया? तो सुने मेरी बात ध्यान से, यहां पर हम लिखते हैं, यदि किसी स्थान पर आरबीआई की शाखा नहीं है तो वहां पर एसबीआई आरबीआई की एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कि अगर कार्यालय की बात करें तो हेड ऑफिस मुंबई, अन्य कार्यालय अन्य अन्य एरियो पे, इनको हम बोल सकते हैं उसकी ब्रांच। और अगर किसी एरिया में आरबीआई की ब्रांच नहीं है तो वहां पर स्टेट बैंक तो पक्का रहेगी। ऐसे तो कोई जगह नहीं है जहां पर स्टेट बैंक ना हो। तो स्टेट बैंक आरबीआई के एजेंट, अभिकर्ता के रूप में काम करती है। मतलब आरबीआई का काम वहां पर कौन करती है? एसबीआई करती है। ये हमने क्या देख लिया भैया? आरबीआई के कार्यालय देख लिए। अब लास्ट पॉइंट हमको देखना है इसके विभाग। विभाग बोले तो डिपार्टमेंट, कि आरबीआई के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, है ना। तो अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहला तो आपका
नोट निर्गमन विभाग, नाम से पता चल रहा है इसका काम क्या होगा, नोट निर्गमित करने का काम होगा, मतलब नोट छापने और निर्गमन का कार्य कौन करता है, नोट निर्गमन विभाग करता है। दूसरे नंबर पर बैंकिंग विभाग, अब बैंकिंग विभाग का काम क्या है, तो आरबीआई के जितने भी बैंकिंग वाले काम है, बैंकिंग वाले काम यानी पैसे जमा करना, पैसे लेना। वैसे तो आरबीआई के पास पैसे जमा किसके होते हैं, दो दो लोगों के, एक सरकार दूसरा बैंकों के, उनके पास पैसे जमा होते हैं और आरबीआई उन्हीं को पैसा देती है। मेरे जैसा व्यक्ति चाहे कि आरबीआई में खाता खुलवा ले तो नहीं खुल सकता, ना मैं आरबीआई में खाता खोल सकता हूँ। आरबीआई तो मेरे को बाहर गेट पे से देख के भगा देगी, क्योंकि आरबीआई बोलेगी तू या तो सरकार होना चाहिए या कोई बैंक होना चाहिए, तो ही अपनी शक्ल दिखाना, तो ही मुझसे लेन देन की बात करना, अदरवाइज तो दिखना भी मत यहाँ पे। ऐसा कौन बोलती है, आरबीआई। तो इसका मतलब बैंकिंग विभाग में क्या होगा कि आरबीआई बैंकिंग से रिलेटेड काम करेगी, वो सरकार के हो सकते हैं या फिर दूसरे जो व्यापारिक बैंक हैं उनके काम हो सकते हैं। तीसरा क्या होगा भैया, तीसरा होगा बैंकिंग विकास विभाग, बैंकिंग विकास विभाग। अब इसका काम क्या होगा, तो हमने आपके उद्देश्य में पढ़े हैं कि आप बैंकिंग व्यवस्था का क्या करोगे, विकास करोगे, यानी जगह जगह पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराओगे। तो इस विभाग का मेन काम क्या होगा, इस विभाग का मेन काम होगा देश में बैंकिंग व्यवस्था पहुंचाना, हर जगह देश के हर कोने में बैंक के विभाग, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकों की नई नई शाखाएं क्या करवाना, खुलवाना। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे होता है कानूनी विभाग। अब कानूनी विभाग क्या होता है कि बैंक में जितने आरबीआई के जितने भी विभाग हैं उन विभागों को सारे आदेश, सारे निर्देश, सारे कानूनी परामर्श कौन देगा, कानूनी विभाग देगा। कि कानूनी विभाग का काम क्या है कि जितने भी ये विभाग हैं उन विभागों को आदेश देगा, उन विभागों को कानूनी परामर्श देगा। कौन, परामर्श मतलब एडवाइस, सलाह देगा, कौन, कानूनी विभाग। और फिर जो पांचवें नंबर का विभाग है हमारा, उसका नाम है निगरानी विभाग। अब देखो नाम में लगा है क्या, निगरानी विभाग। इसका मतलब ये क्या काम करेगा, निगरानी करेगा। निगरानी यानी देखरेख करेगा, ध्यान रखेगा। किस चीज का ध्यान रखेगा कि व्यापारिक बैंकें कहीं मनमानी तो नहीं कर रही, व्यापारिक बैंक कहीं घोटाले तो नहीं कर रही। तो वो चीज चेक करने का, उस चीज पर निगरानी रखने का काम कौन करेगा, आरबीआई का निगरानी विभाग करेगा। तो ये हमने पढ़ा है ना पांचों पॉइंट, व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण, वो नियंत्रण कौन सा विभाग रखता है, निगरानी विभाग। मुद्रा नीति का निर्माण, रुपए, मुद्रा बाजार का संगठन, ये सब कौन देखता है, नोट निर्गमन विभाग। बैंकिंग व्यवस्था का विकास कौन देखता है, बैंकिंग विभाग, बैंकिंग विकास विभाग, ये सब देखते हैं काय का, इन चीज का काम। तो इस तरीके से हमने केंद्रीय बैंक की वर्तमान स्थिति पढ़ी, जिसमें हमने जाना कि पूंजी कितनी है, उसकी प्रबंधन मैनेजमेंट कौन करता है, उसके कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, जहाँ कार्यालय नहीं है मतलब उसकी ब्रांच नहीं है वहाँ कौन देख रहा है काम, और उसके बाद उसके विभाग कौन कौन से हैं और उनके काम क्या क्या है ना। विभाग एक बार फिर से, नोट निर्गमन विभाग मतलब कि नोटों को छापना और फिर देश में फैलाना। बैंकिंग विभाग सरकार के और बैंकों के लेन देनों को ध्यान में रखना। बैंकिंग विकास विभाग देश के कोने कोने में बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना। कानूनी विभाग जितने भी बैंक के आरबीआई के विभाग हैं उन विभागों को कानूनी परामर्श देना, आदेश देना। निगरानी विभाग जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उन पर निगरानी रखना, उन पर नियंत्रण रखना, देखना कि वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं, घपले घोटाले तो कहीं वो नहीं कर रही हैं। ये काम कौन देखता है, निगरानी विभाग। तो इस तरीके से हम लोगों ने केंद्रीय बैंक का उद्देश्य क्या होता है और केंद्रीय बैंक की वर्तमान स्थिति को 4 पार्ट में बांटकर देखा। अब कल की क्लास में हम देखेंगे कि केंद्रीय बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, वो क्या क्या काम कर सकती है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, और वो कौन कौन से काम नहीं कर सकती, यानी केंद्रीय बैंक के प्रतिबंधित कार्य, ये हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।